हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 ऑफ दी सेल सिग्नलिंग। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर कवर कर लिया है और कल ही हम लोगों ने तीसरा लेक्चर पढ़ा है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा हम लोग रिव्यू करते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो कल हम लोगों ने कौन कौन से पाथवेज पढ़े हैं, पहले पाथवेज पे चलते हैं। हम लोगों ने जीपीसीआर पढ़ा था। जीपीसीआर में सीएमपी पाथवे पढ़ा था, जिसमें कि जी अल्फा सबसेट में कौन सा था, जीएस अल्फा था। एंड IP3 डैक पाथवे में कौन काम कर रहा था, GQ अल्फा काम कर रहा था। एंड हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, और भी कुछ बहुत कुछ कल हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा था IP3 डैक पाथवे का, कैल्शियम कैल्मोडिलिन कॉम्प्लेक्स के बारे में देखा था। तो एक बार हम इसको गो थ्रू होते हैं। कैल्शियम कैल्मोडिलिन कॉम्प्लेक्स क्या है। यह एक कैल्शियम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन है जो कि स्मॉल होता है, हाईली कंजर्व होता है, और यह प्रोटीन जो है वो सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और एसिडिक साइटोसॉलिक साइट पर एसिडिक प्रोटीन से कैल्शियम बाइंड करता है। कैल्शियम जो बाइंड करता है वो साइटोसॉलिक साइट के एसिडिक प्रोटीन से बाइंड करता है एंड ये सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है जो कि सेकेंडरी मैसेंजर के लिए काम करता है, सेकेंडरी मैसेंजर से बाइंड करता है। और बाइंडिंग किससे होती है, कैल्शियम आयन से। इसके बाइंडिंग के लिए, इसके एक्टिवेशन के लिए, यानी कि कैल्मोडिलिन की एक्टिवेशन के लिए क्या जरूरी है, कैल्शियम आयन जरूरी है। एक बार जब कैल्शियम आयन बाउंड हो जाता है तो कैल्मोडिलिन जो है वो कैल्शियम सिग्नलिंग ट्रांजैक्शन पाथवे जो है स्टार्ट करता है और यह जो है वेरियस टारगेट प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन करता है, जैसे कि काइनेजेस या फॉस्फेटेसेस। ठीक है, कैल्मोडिलिन के पास टोटल 4 बाइंडिंग साइट्स होते हैं एंड दिस बाइंडिंग साइट्स आर फॉर द कैल्शियम आयंस। तो कैल्मोडिलिन जो है वो 4 कैल्शियम आयन से जब बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद कन्फर्मेशन चेंज होगा, कन्फर्मेशन चेंज होने के बाद टारगेट प्रोटीन पे जाकर के सिग्नलिंग पाथ में चलाता है। तो दिस आर द ऑल अबाउट द कैल्शियम कैल्मोडिलिन कॉम्प्लेक्स। अब आज से हम लोग जो पढ़ेंगे CMP पाथ पे हम लोगों ने डील कर लिया और IP3 डैक पाथ पे हमने डील कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोलेरा टॉक्सिन पाथवे। तो कोलेरा टॉक्सिन पाथवे से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कितना सिग्नलिंग जो है, कितना पाथवेज हम लोग आज डील कर पाते हैं। राइट, चलिए, उम्मीद करती हूँ आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे ताकि जो क्वेश्चंस अपलोड हो तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सबसे पहले डील करने वाले हैं, कोलेरा टॉक्सिन पाथवे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो कोलेरा टॉक्सिन जो होता है वो क्यों होता है, कोलेरा जो होता है डिजीज कंडीशन क्यों होता है। तो सबसे पहले ये जो होता है बैक्टीरिया से कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर को लेने के बाद होता है, यानी इट इज काउज्ड बाय ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर व्हिच इज कंटामिनेटेड विद अ बैक्टीरियम कॉल्ड विब्रियो कोलेरा। तो विब्रियो कोलेरा नाम का एक बैक्टीरिया है। ठीक है, विब्रियो कोलेरा नाम का एक बैक्टीरिया है जो जिससे यदि फूड या वाटर जो है वो कंटामिनेटेड है तो इसी के कारण जो है डिजीज कंडीशन देखने को मिलता है। ये जो होता है विब्रियो कोलेरा एक कॉमासेपेड बैक्टीरिया है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार कहती हूँ मेरे स्लाइड में बहुत सारे कुछ मतलब जितने भी चीज़ें लिखी हुई है ऑल आर इम्पॉर्टेंट लाइन्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो जो ये बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरा वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, कॉमासेप्ट बैक्टीरिया होता है और इसका जो नेचुरल हैबिटाट है यानी ये कहाँ रहना पसंद करता है तो ब्रैकिस या सॉल्ट वाटर में ये रहना पसंद करता है। कोलेरा टॉक्सिन को कोलेरा जीन के नाम से भी जाना जाता है और कभी कभी इसका एब्रीविएटेड होता है CTX, CT स्मॉल c स्मॉल t स्मॉल x एंड कैपिटल CT। ठीक है, ये इंटेरोटॉक्सिन है। इंटेरोटॉक्सिन का मतलब क्या हुआ कि वैसा बैक्टीरिया जो कि इंटेस्टाइन में रह करके
हार्म पहुंचाने का काम करता हो तो उसको बोलते हैं इंटेरोटॉक्सिन। इंटेरोटॉक्सिन मतलब इंटेस्टाइन में रहने वाला, ठीक है। तो ये इंटेरोटॉक्सिन है, सिक्रीटेड होता है बैक्टीरियम के थ्रू, विब्रियो कोलेरा के थ्रू, ठीक है। कहाँ पे? इनसाइड द इंटेस्टाइन रीजन। तो कोलेरा टॉक्सिन के लिए जो जीन होता है वो जो है प्रेजेंट होता है इंटीग्रेटेड फैज जीनोम में, यानी फैज के जीनोम में कोलेरा टॉक्सिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। कोलेरा टॉक्सिन ओलिगोमेरिक या मल्टीमेरिक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि टोटल 6 प्रोटीन से बना हुआ होता है, जिसमें कि एक होता है ए प्रोटीन एंड दूसरा होता है B5 प्रोटीन। तो इस तरीके से A1 एंड A1 B5 इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो टोटल 6, तो टोटल जो है यहाँ पे 6 प्रोटीन है, 6 प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है कौन? कोलेरा टॉक्सिन। तो ये जो 6 प्रोटीन सब यूनिट से बना हुआ होता है, तो जिसमें से A1 एंड B5 होता है। तो A1 भी जो है 2 तरह का होता है, मतलब ठीक है। यहाँ पे A और B5 कर दीजिए, ठीक है। 1 मिनट। तो A और B5 कॉम्प्लेक्स से बना हुआ होता है, यानी 5 एक 6 प्रोटीन सब यूनिट से ये बना हुआ होता है। A जो होता है 2 तरह का होता है, एक होता है A1 और एक होता है A2, यानी कि जो A नाम का प्रोटीन है ये 2 तरह का जो है सब यूनिट कंटेन करता है, एक A1 और दूसरा A2, और B कितना होता है? 5। तो टोटल 6 जो है प्रोटीन सब यूनिट होता है। तो जो B5 होता है, B5 सब यूनिट जो है वो रिसेप्टर बाइंडिंग है, ठीक है, जिसको कि पूरे कॉम्प्लेक्स को AB5 से डिनोट करते हैं। ए के पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है, और जिसके कारण क्या होता है कि कोलेरा मैसिव होता है एंड वाटरली डायरिया देखने को मिलता है। किसके कारण? कोलेरा टॉक्सिन के कारण, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। जो कोलेरा टॉक्सिन है वो क्यों होता है? तो वो जो है बैक्टीरिया से कॉन्टामिनेटेड, किस बैक्टीरिया से कॉन्टामिनेटेड? विब्रियो कोलेरी नाम के बैक्टीरिया से कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर कोई लेता है तो उसके कारण यहाँ पे ये डिजीज कंडीशन देखने को मिलेगा, जिसके कारण वाटरी डायरिया कंडीशन उसमें होगा। जो ये बैक्टीरिया होता है, यानी विब्रियो कोलेरा नाम का एक बैक्टीरिया जो होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, कॉमा सेपेट बैक्टीरिया होता है, एंड उसका जो नेचुरल हैबिटाट होता है, यानी कि बात करें उसके रहने की, तो वो कहाँ पे रहता है? ठीक है, तो वो ब्रेकिस और साल्ट वाटर में रहता है। कोलेरा टॉक्सिन को कोलेराजीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कभी कभी इसका एब्रिएटेड फॉर्म जो है वो CTX, स्मॉल CTX और या फिर CT से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंटेरोटॉक्सिन जो है ये सिक्रीट करता है बैक्टीरिया के द्वारा, विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के द्वारा इंटेरोटॉक्सिन जो है वो सिक्रीट करता है। कहाँ पे? तो इंटेस्टाइन वाले रीजन में, इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो कोलेरा टॉक्सिन का जो जीन होता है वो प्रेजेंट होता है फेज के जीनोम में, इंटीग्रेटेड होता है। कोलेरा टॉक्सिन ओलिगोमेरिक मल्टीमेरिक कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि AB5 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, एंड AB5 में AB5 का मतलब 5 प्लस A वाला 1, ठीक है, 6 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसमें से कि जो A वाला पार्ट A होता है वो 2 सब यूनिट कंटेन करता है, एक A1 एक A2 कंटेन करता है, और A जो होता है उसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है, यानी कि उसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी होता है, जबकि जो B होता है वो रिसेप्टर बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो इस पूरे जो बैक्टीरिया है इसके कारण जो डिजीज देखने को मिलता है वो कौन सा डिजीज देखने को मिलता है? वाटरी डायरिया देखने को मिलता है। यदि हम इसका डायग्राम देखने की कोशिश करें तो ये वाला हो गया A सब यूनिट, ये वाला हो गया B सब यूनिट। यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 सब यूनिट का B हो गया एंड A हो गया 1 सब यूनिट का। यदि A को हम देखेंगे कि हाउ दिस इज जो है
ए को इस तरह से यहाँ पे ए जो होगा 2 सब यूनिट का होगा A1 एंड A2, राइट, इस तरीके से। उसके बाद जो ये इस पाथवे में जो स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है, कौन से जी प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पे लिगेंड, रिसेप्टर या टारगेट सेल की तरह कौन कौन काम करता है, तो लिगेंड की तरह जो काम करने वाला होता है वो है कोलेराटॉक्सिन। कोलेराटॉक्सिन जो है वो खुद लिगेंड की तरह काम करता है। रिसेप्टर इसके लिए कौन है, गैंग्लियोसाइड। गैंग्लियोसाइड हमने पिछली क्लास में पढ़ा है ना। और आपको मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी सेल बायो में भी पढ़ाई हूँ। तो मैंने आप लोग को बताया है कि हर यूनिट का आपको कहीं ना कहीं पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि उससे जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी, इससे जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो है इस यूनिट का चीज़ इस यूनिट में तो इंटीग्रेटेड है। और इसीलिए मतलब स्टार्टिंग का जो 4 यूनिट है वो तैयारी करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो है उसका यूज हर यूनिट में देखने को आपको मिलेगा। तो लिगेंड की तरह कौन काम कर रहा है, कोलेराटॉक्सिन काम कर रहा है। रिसेप्टर कौन है, गैंग्लियोसाइड। गैंग्लियोसाइड पढ़ाया था मैंने, क्या है गैंग्लियोसाइड, GM1 रिसेप्टर। याद आ रहा होगा आप लोगों को, यदि पढ़ रहे होंगे तो याद आ रहा होगा, और ना ही पढ़ रहे होंगे तो कुछ नहीं करा जा सकता है, ठीक है। तो ऑनलाइन डिजिटल कुटाई किया जा सकता है, ये तो किया ही जा सकता है, ऑनलाइन डिजिटल कुटाई नहीं पढ़ेंगे आप लोग तो, ठीक है। तो GM1 रिसेप्टर होता है, इसी को गैंग्लियोसाइड कहते हैं। इसका टारगेट सेल क्या होता है, मतलब कहाँ पे ये एक्चुअली में टारगेट करता है, किस सेल को टारगेट करता है, तो ये इंटेस्टिनल सेल को टारगेट करता है, इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल को टारगेट करता है, जहाँ पे गैंग्लियोसाइड का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। जो गैंग्लियोसाइड का रिसेप्टर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेल सरफेस कंसंट्रेटेड ऑन सेल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिगेंड कोलेराटॉक्सिन हो गया, रिसेप्टर गैंग्लियोसाइड हो गया, ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग पाथवे पे चलेंगे, ठीक है। लिगेंड कोलेराटॉक्सिन हो गया, रिसेप्टर गैंग्लियोसाइड हो गया, दैट इज द GM1 रिसेप्टर, राइट। टारगेट सेल क्या हो गया, कहाँ पे ये फंक्शन करेगा, कहाँ पे किस सेल को टारगेट करता है, तो इंटेस्टाइन सेल को टारगेट करता है, इंटेस्टाइन एपिथेलियल सेल को टारगेट करता है, जहाँ पे गैंग्लियोसाइड का रिसेप्टर प्रेजेंट हो, यानी गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर GM1 रिसेप्टर प्रेजेंट हो। गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होगा। जो GM1 होता है, यानी कि GM1 रिसेप्टर जो होता है वो बाइंडिंग साइट की तरह काम करता है दोनों के लिए। कौन कौन दोनों के लिए, एक तो कोलेराटॉक्सिन अभी पढ़ रहे हैं हम लोग इसके लिए, और ई कोलाई के लिए भी काम करता है ये रिसेप्टर की तरह। तो GM1 रिसेप्टर यानी कि गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर जो है वो दो के लिए काम करता है। कौन कौन, एक कोलेराटॉक्सिन के लिए, एक ई कोलाई हीट लेवल इंटेरोटॉक्सिन के लिए, जिसके कारण ट्रैवलर्स डिजीज देखने को मिलता है। मतलब ई कोलाई कारण कौन सा डिजीज देखने को मिलता है, ट्रैवलर्स डायरिया, ठीक है। जबकि कोलेराटॉक्सिन के कारण कौन सा डिजीज देखने को मिलता है, वाटरी डायरिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। जो गैलेक्टोसाइडेज जो है, गैंग्लियोसाइड और गैलेक्टोसाइडेजेस, ये दोनों एग्जाम्पल हमने आपको कराया है, ठीक है। तो गैलेक्टोसाइडेजेस क्या है, एक एंजाइम है जो कि GM1 को ब्रेक डाउन करता है। तो जब जो है जब इसका काम नहीं होगा GM1 रिसेप्टर का, तो इसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करेगा, गैलेक्टोसाइडेजेस नाम का एंजाइम, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और इसके पाथवे के बारे में देखते हैं कि हाउ दे एक्चुअली परफॉर्म देयर फंक्शन, राइट। कहाँ चले थे जी, हाँ। तो ये हम लोगों ने डील करा। अब देखते हैं मोड ऑफ एक्शन। ये हमारा इंटेस्टाइन है, आप ही का इंटेस्टाइन निकाल के यहाँ पे छापे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए अपना इंटेस्टाइन कैसा है, आप लोग का इंटेस्टाइन, हाँ। तो ये है इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर, राइट। इस तरह ये विलाई लाइक स्ट्रक्चर है विच इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। विलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, पता होगा आप लोग को, ठीक है, जो कि सरफेस एरिया को इन्हेंस करने, इंक्रीज करने का काम करता है, राइट। यहीं पे जो है इस तरीके से GM1 रिसेप्टर होता है। यहाँ देखिए GM रिसेप्टर किस तरीके से होता है, विलाई में GM1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और इसी GM1 रिसेप्टर से कौन बाइंड करता है,
कौन बाइंड करता है? कोलेरा टॉक्सिन। तो कोलेरा टॉक्सिन के पास 6 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें ए से ए B5, ये है B5 और ये है ए वाला सब यूनिट, ठीक है, ए सब यूनिट एंड B5 सब यूनिट आर देयर, ठीक है। तो ये जो है कोलेरा टॉक्सिन क्या करेगा? GM1 से रिसेप्टर से बाइंड करेगा। तो GM1 रिसेप्टर के लिए लिगेंड कौन हो गया? कोलेरा टॉक्सिन। ये रहा कोलेरा टॉक्सिन। तो ये कोलेरा टॉक्सिन क्या करेगा? रुकिए एक मिनट, दूसरा कलर ये लेते हैं, ठीक है, हाँ। तो ये हो गया GM1 रिसेप्टर, ये हो गया आपको कोलेरा टॉक्सिन। अब ये कोलेरा टॉक्सिन क्या करेगा? GM1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा। जब GM1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा देन एक तरह से इंडोसाइटोसिस जैसा प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या करेगा? इस तरीके से सेल इसको घेर लेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से कहाँ आ जाएगा? ER में। ये वाला जो है ये क्या है? ER है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये आकर के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो मेम्ब्रेन है उस पे आके लग जाएगा। यहाँ से जब लगेगा तो यहाँ से जो हेड वाला पोर्शन है दैट इज द ए सब यूनिट, जो है ए सब यूनिट का A1 सब यूनिट इसके अंदर आ जाएगा और बाकी ये वाला जो पोर्शन है ये बाहर रह जाएगा, यानी B5 वाला पोर्शन बाहर रह जाएगा, ए वाला पोर्शन ही अंदर आएगा। अब जब ए वाला पोर्शन अंदर आ चुका है तो ये यहाँ पे चैनल की हेल्प से क्या करेगा? वापिस से साइटोसोल में आ जाएगा। ये हो गया साइटोसोल वाला पोर्शन, ठीक है। ये वापिस से साइटोसोल में आ गया। कौन आ गया? ए आ गया। कौन आ गया? ए आ गया, राइट। अब जब साइटोसोल में ए आ चुका है तो क्या होगा कि यहाँ पे ADP राइबोसाइलेशन देखने को मिलेगा। ADP राइबोसाइलेशन में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? ठीक है, यहाँ पे जी प्रोटीन है, GTPase एक्टिविटी देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो जी प्रोटीन है वो क्या करे, जो यहाँ से A1 गया है ये A1 जाकर के बाइंड कर जाएगा जी प्रोटीन से बाइंड जैसे ही करेगा, ठीक है, GTPase एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे AC जो है वो एक्टिव हो जाएगा। AC एक्टिव होने के बाद क्या होगा कि जब AC एक्टिव होगा तो क्या करेगा? ये CMP के प्रोडक्शन को इन्हेंस करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि जब AC एडिनिलाइल साइक्लेज एंजाइम जो है जब ये एक्टिव हो जाएगा तो सारे ATP को चुन चुन के पकड़ के पीट के कूट पाट के जैसे भी होगा ATP को पकड़ के किस में कन्वर्ट कर देगा? CAMP में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? ATP को CAMP में कन्वर्ट कर देगा। तो CAMP का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो CAMP का प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो जाएगा, आपको कल वाला पाथवे याद होगा, ठीक है। तो जब CAMP का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो ये किसको एक्टिवेट कर रहा था? PKA को, प्रोटीन काइनेज A को। तो प्रोटीन काइनेज A को ये एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज A क्या करेगा? PKA जो है काइनेज एक्टिविटी होने के कारण, काइनेज का फंक्शन क्या होता है? फॉस्फेट को ऐड कराना। तो काइनेज क्या करेगा? फॉस्फेट को ऐड कराएगा। कहाँ पे? CFTR में, ठीक है। CFTR में फॉस्फेट को ऐड करा देगा। फॉस्फेट को जब CFTR में ऐड कराएगा तो क्या देखने को मिलेगा? CFTR में ऐड करा दिया तो क्या देखने को मिलेगा? बहुत सारे चैनल जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। और बहुत सारे चैनल कौन कौन से ओपन हो जाएंगे? क्लोरीन चैनल ओपन हो जाएगा, वाटर चैनल ओपन हो जाएगा, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा और बाइकार्बोनेट चैनल ओपन हो जाएगा, HCO3। तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन आवर बॉडी, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन आवर बॉडी, ठीक है, जिसके कारण कि हमारी बॉडी में जो है नमी बनी रहती है। और अगर इन सब चीज़ों का हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है, क्लोराइड आयन बाहर आ गया, H2O आ गया, पोटासियम आ गया, बाइकार्बोनेट आ गया, तो जिसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि लॉस ऑफ वेरियस आयंस एंड वाटर्स हो रहा है, जिसके कारण वाटरी डायरिया देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो ये यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो ADP राइबोसाइलेशन होता है, ये ADP राइबोसाइलेशन जी अल्फा के आर्जिनिन रेसिड्यू पे देखने को मिलेगा, ठीक है। किस पे? जी अल्फा के आर्जिनिन रेसिड्यू पे देखने को मिलेगा। किस पे? जी अल्फा के एक मिनट, जी अल्फा के
आर्जिनिन रेसिड्यू पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडीपी राइबोसाइलेशन कहाँ देखने को मिलेगा? जी अल्फा के आर्जिनिन रेसिड्यू पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये इंटेरोसाइट का सेल है। इंट्रोसाइट सेल में GM1 नाम का रिसेप्टर है और वहाँ पे लिगेंड के रूप में कोलेरा टॉक्सिन है, जिसका स्ट्रक्चर AB5 है, यानी 6 प्रोटीन सब यूनिट का बना हुआ है। ये जो है लिगेंड है, यानी कोलेरा टॉक्सिन है, GM1 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, इंडोसाइटोसिस होगा। इंडोसाइटोसिस होने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह से चीजें देखने को मिलेगा। और इस तरह से देखने के बाद ये आ जाएगा ER में, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आने के बाद इसके मेम्ब्रेन से बाउंड करेगा और यहाँ से A1 जो है ER में आ जाएगा। ठीक है, A1 ER में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये चैनल होते हुए वापस से साइटोसोल में चला आएगा। A1 लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग समझोगे कि A है, A1। ठीक है, उसके बाद ये वापस से कहाँ चला आएगा? साइटोसोल में चला आएगा। साइटोसोल में आने के बाद एडीपी राइबोसाइलेशन होगा। एडीपी राइबोसाइलेशन कहाँ पे होगा? तो जी अल्फा के आर्जिनिन रेसिड्यू पे होगा। ठीक है, एडीपी राइबोसाइलेशन कहाँ होगा? जी अल्फा के आर्जिनिन रेसिड्यू पर होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रोसेस देखने को मिलेगा? जी प्रोटीन जो है वहाँ पे जीटीपेज एक्टिव देखने को मिलेगा और यहाँ पे एडीपी राइबोसाइलेशन होगा आर्जिनिन रेसिड्यू पे, किसके? जी अल्फा के। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? यहाँ पे AC का एक्टिवेशन होगा। AC जब एक्टिव होगा तो सारे ATP को चुन करके CAMP में कन्वर्ट कर देगा और जब सारे ATP CMP में कन्वर्ट हो जाएंगे तो CMP क्या करेगा? CMP का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। CMP का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या करेगा? ये CMP जो है PKA को एक्टिवेट करेगा। कैसे एक्टिवेट करता है? तो जो रेगुलेटरी सब यूनिट होता है उसके रेगुलेटरी सब यूनिट आपको याद होगा आई थिंक। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, यहाँ पे दिखा देती हूँ एक बार। इस तरह से रेगुलेटरी सब यूनिट था और कैटालिटिक सब यूनिट था। ठीक है, जो रेगुलेटरी सब यूनिट था उसके यहाँ पे दो क्या था? रिसेप्टर प्रेजेंट था, जिससे आकर के कौन बाइंड कर रहा था? CAMP बाइंड कर रहा था। इस तरह का ये है PKA का स्ट्रक्चर। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से क्या करेगा? यहाँ पे PKA को CAMP क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट करने के बाद PKA एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट कैसे होगा? तो इसके पास जो रेगुलेटरी सब यूनिट है उसके पास जो रिसेप्टर है, प्रत्येक दोनों रिसेप्टर से जो है CMP बाइंड करेगा, उसका PKA एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद रेगुलेटरी सब यूनिट अलग, कैटालिटिक सब यूनिट अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसके पास काइनेज है। काइनेज होने के कारण इसका नेचर क्या है? फॉस्फेट को ऐड करा के चीज़ों को एक्टिव कराना। तो ये CFTR के ऊपर फॉस्फेट को लगा देगा, जिससे कि CFTR एक्टिव हो जाएगा और CFTR जब एक्टिव हो जाएगा तो बहुत सारे चैनल ओपन हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि क्लोरीन चैनल ओपन हो जाएगा, वाटर चैनल ओपन हो जाएगा, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा और बाइकार्बोनेट चैनल ओपन हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें हमारी बॉडी से जब बाहर आएगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमें क्या देखने को मिलेगा? वाटरी डायरिया देखने को मिलेगा। एडीपी राइबोसाइलेशन कहाँ पे होगा? आर्जिनिन रेसिड्यू ऑफ जी अल्फा पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पाथवे पे चलेंगे। देखिए, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? ये पढ़ लिया, कोलेरा टॉक्सिन पाथवे हम लोगों ने डील करा। ठीक है, हम लोग पर्ट्यूसिस पाथवे पे चल रहे हैं, राइट। गैंग्लियोसाइट पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा गैंग्लियोसाइट के बारे में, यानी कि GM1 रिसेप्टर के बारे में देखा, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। चलिए, तो गैंग्लियोसाइटोसिस क्या होता है? गैंग्लियोसाइटोसिस एक डिजीज का नाम है। ठीक है, एक डिजीज कंडीशन का नाम है गैंग्लियोसाइटोसिस। जो गैंग्लियोसाइटोसिस होता है वो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता है, लगातार बनता है और डिग्रेड होता रहता है सेल में। ठीक है, गैंग्लियोसाइटोसिस जो क्या होता है, कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता है और सेल में डिग्रेड होता रहता है। ठीक है, ये डिग्रेड होता है कैसे? सीरामाइड से बाय सीक्वेंशियल रिमूवल ऑफ सुगर यूनिट इन द ऑलिसैकेराइड ग्रुप। तो ऑलिसैकेराइड ग्रुप से जो है शुगर यूनिट का रिमूवल होता है एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में बाय द हेल्प ऑफ सीरामाइड। इस तरह से ये डिग्रेड होता है। ये कैटेलाइज होता है सेट ऑफ हाईली स्पेसिफिक लाइसोसोमल एंजाइम से। ठीक है,
म्यूटेशन जब होगा जीन की कोडिंग में इस एंजाइम के, तो जिसके कारण क्या होगा, मतलब इस एंजाइम के जीन में यदि म्यूटेशन देखने को मिलेगा तो क्या होगा कि गैंग्लियोसाइड का जो है पार्शियली ब्रेक डाउन होगा। पार्शियली ब्रेक डाउन का मतलब क्या हुआ कि जब उसका काम नहीं है या उसको फुल या कोई भी कंडीशन में उसको फुल्ली ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए, तो वो क्या करेगा, इस तरह का अगर डिजीज कंडीशन में है या मतलब इस एंजाइम के जीन में म्यूटेशन हो गया, तो जिसके कारण क्या होगा, पार्शियली यानी कि पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं करेगा, पार्शियली ब्रेक डाउन होगा गैंग्लियोसाइड्स का, यानी कि GM1 रिसेप्टर का कहाँ पे होगा, लाइसोजाइम में। तो जिसके कारण जो डिजीज क्रिएट होगा, जो डिजीज होगा वो क्या कौन सा होगा, गैंग्लियोसाइडोसिस डिजीज होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में एक डिजीज है टे सैक डिजीज, जो कि फैटल होता है। फैटल मतलब प्राण घातक होता है, जिससे जान भी जा सकती है। तो टे सैक डिजीज होता है जो फैटल होता है, जो कि एक जेनेटिक डिफेक्ट के कारण ये डिजीज क्रिएट होता है। किस तरह का जेनेटिक डिफेक्ट होता है, तो जिसके कारण जो हेक्सोसामिनिडेज ए नाम का एंजाइम होता है, जो कि जिसका प्रोडक्शन नॉन फंक्शनल हो जाता है, जिसके कारण ये टे सैक डिजीज देखने को मिलता है। जिसके कारण क्या होता है कि GM2 जो है वो लाइसोसोम में जो है एक्युमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। और जब कोई भी किसी भी चीज़ में बहुत सारा चीज़ जमा हो जाए तो वो क्या करने लगेगा, ठीक है, वो क्या करने लगा, जैसे कि हमने मान लीजिए कि एक बलून लिया, हाँ, बलून में क्या कर रहे हैं हम, हवा भर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, हवा उसमें एक्युमुलेट हो रहा है, और हवा एक्युमुलेट हो रहा है, इसी कारण बलून क्या हो रहा है, वो फूल रहा है ना। तो जस्ट लाइक सिमिलरली यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेगा कि जो डिजीज मतलब एक टे सैक डिजीज एक जेनेटिक डिफेक्ट डिजीज है, जो एक फैटल है, प्राण घातक डिजीज है, और जो जिसके का जो लीड करता है, जिसमें ये डिजीज होता है, उसमें जो है हेक्सोसामिनिडेज ए का प्रोडक्शन जो होता है नहीं फंक्शनल नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि GM2 का एक्युमुलेशन होने लगता है। कहाँ पे GM2 का एक्युमुलेशन होता है, लाइसोजाइम में, लाइसोसोम्स में जो है एक्युमुलेशन होने लगता है, जिसके कारण जो गैंग्लियन सेल्स है, गैंग्लियन सेल किसका, नर्वस सिस्टम का गैंग्लियन सेल जो है वो स्वेल करने लगता है, फूलने लगता है, और जिसके कारण जो है न्यूरॉन्स का जो फंक्शन होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। नॉर्मली फंक्शनिंग में उसके डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। तो एक बार और हम लोग समझते हैं ताकि आपको याद हो जाए, राइट। तो गैंग्लियोसाइडोसिस क्या है, एक डिजीज कंडीशन है जो कि कंटिन्यूसली सिंथेसाइज जो रिसेप्टर होता है गैंग्लियोसाइड जो होता है वो जनरली लगातार बनता है और डिग्रेड होता रहता है सेल में। ठीक है, वो कैसे होता है, जब ओलिगोसैकेराइड ग्रुप से शुगर यूनिट का सीक्वेंशियल रिमूवर होता है बाय द सीरामाइड, तो ये डिग्रेड होता है। जो ये कैटेलाइज्ड होता है सेट ऑफ हाईली स्पेसिफिक लाइसोसोमल नाम के लाइसोसोमल एंजाइम से। जब इस एंजाइम के जीन में म्यूटेशन देखने को जब इस एंजाइम के जीन में म्यूटेशन होगा, तो जिसके कारण क्या होगा, गैंग्लियोसाइड्स जो है वो पार्शियली उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। कहाँ पे पार्शियली ब्रेकडाउन नहीं होगा, लाइसोसोम में। तो लाइसोसोम क्या काम करता है, ब्रेकडाउन ही तो करता है, ब्रेकडाउन करता है डाइजेशन ऑफ, ठीक है, वेस्ट मटेरियल का डाइजेशन करता है। तो ये अब जो फुल्ली ब्रेक डाउन कर रहा था उसकी जगह पे इस एंजाइम गैंग्लियोसाइड नाम के एंजाइम में म्यूटेशन होने के कारण ये पार्शियली ब्रेक डाउन करता है, और पार्शियली ब्रेक डाउन करने के कारण इसका एक्युमुलेशन होने लगता है, जिसके कारण जो डिजीज क्रिएट होता है उसको कहते हैं गैंग्लियोसाइडोसिस। एग्जाम्पल में जैसे एक टे सैक डिजीज है जो कि फैटल होता है, प्राण घातक होता है, ये भी एक जेनेटिक डिफेक्ट डिजीज है जो जिसके कारण क्या होता है कि हेक्सोसामिनिडेज ए एंजाइम का जो प्रोडक्शन होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, यानी वो फंक्शन लायक नहीं होता है, जिसके कारण GM2 का एक्युमुलेशन होने लगता है लाइसोसोम में। और रिजल्टिंग क्या होता है, परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिलता है कि नर्वस सिस्टम में जो गैंग्लियन सेल है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो फूल जाता है, जिसके कारण हमारा न्यूरॉन्स का नॉर्मल फंक्शन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, ये गैंग्लियोसाइडोसिस
डिजीज के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पर्ट्यूसिस टॉक्सिन, दैट इज द नेक्स्ट पाथवे ऑफ द जीपीसीआर कि पर्ट्यूसिस टॉक्सिन क्या होता है, राइट। तो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है वो किससे से प्रोड्यूस होता है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से। किससे होता है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से। क्या है ये, एक बैक्टीरिया है। क्या है ये, बैक्टीरिया है। तो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन जो होता है वो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से सिक्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। और ये कॉमनली इन्फेक्ट करता है हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सेल्स को, जिसके कारण व्हूपिंग कफ सुना होगा नाम आप लोगों ने, तो व्हूपिंग कफ इसी का रिजल्ट है। तो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन किससे प्रोड्यूस होता है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से। क्या है, बैक्टीरिया है। इसके कारण कहाँ पे डिफेक्ट होता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में को ये इन्फेक्ट करता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सेल्स को इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण व्हूपिंग कफ का जो है सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो जो ये पर्ट्यूसिस टॉक्सिन है ये क्या करता है कि जी अल्फा को मॉडिफाई कर देता है, ठीक है, जी अल्फा को मॉडिफाई कर देता है, जिससे कि जीडीपी बाउंड जो जी अल्फा होता है वो रिलीज नहीं होता है, ठीक है, उसको रिलीज होने से प्रिवेंट करता है। मतलब वैसा जी अल्फा जिससे कि जीडीपी बाउंड है, ठीक है, तो ये उसी जी अल्फा को इस तरीके से मॉडिफाई कर देता है ताकि जीडीपी जहाँ पे लगा है वो रिलीज ना हो, यानी जीडीपी की जगह जीटीपी ना आए, ठीक है। तो ये इस तरह से ये प्रिवेंट करता है, समझिए। क्योंकि जनरली जी अल्फा पे जब एक्टिव होता है, लिगेंड आके बाइंड करता है तो क्या होता है, जीडीपी हट जाता है और जीटीपी आके बाइंड करता है। बट यहाँ पे क्या होगा कि ये जी अल्फा को ही मॉडिफाई कर देता है ताकि जीडीपी फॉर्म में ही जी अल्फा रहे। समझ गए, ठीक है। जिसके रिजल्टिंग क्या होता है कि जी अल्फा लॉक्ड हो जाता है इनएक्टिव स्टेट में। इट मीन्स कि जी अल्फा से जब जीडीपी लगा होता है तो ऑलरेडी इनएक्टिव स्टेट में ही होता है, तो ये है लॉक्ड हो जाएगा इनएक्टिव स्टेट में। तो ये क्या करेगा कि एडिनिलाइड साइक्लेज के इनहिबिशन को कम कर देगा, ठीक है, कम कर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, एडिनिलाइड साइक्लेज के इनहिबिशन को कम कर देगा। कब, जब जी अल्फा जीडीपी फॉर्म में रहेगा तो ना जीटीपी एक्टिव नहीं रहने दे। जब जी अल्फा जो है जीडीपी से बाउंड रहेगा तो ये इसी स्टेट में इसको मॉडिफाई करके इसी स्टेट में इसको लॉक कर देगा। और ये क्या करेगा कि जिसके कारण क्या होगा कि एसी पर से इनहिबिशन हट जाएगा और सीएएमपी का प्रोडक्शन होगा। क्लियर। उसके बाद जिसके कारण क्या होगा कि सीएमपी का प्रोडक्शन होगा, सीएमपी इंक्रीज करेगा एपिथेलियल सेल में, कहाँ, एयरवेज में, जिसके कारण क्या होगा कि लॉस ऑफ फ्लूइड देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस देखने को मिलेगा, म्यूकस का सिक्रीशन देखने को मिलेगा। तो जो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन है वो किससे सिक्रेट होता है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से, जो कि बैक्टीरिया है और ये इन्फेक्ट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सेल को, जिसके कारण व्हूपिंग कफ देखने को मिलता है। ये जी अल्फा को मॉडिफाई कर देता है ताकि जी अल्फा जीडीपी से ही बाउंड हो, और जब जी अल्फा जीडीपी से बाउंड होगा तो ये जी अल्फा क्या करेगा, इनएक्टिव स्टेट में इसको लॉक कर देगा। इनएक्टिव स्टेट में लॉक करने के कारण एसी का इनहिबिशन को ये कम कर देगा। जैसे ही एसी को इनहिबिट करने वाला चीज नहीं रहेगा, एसी के इनहिबिशन को कम कर देगा, नहीं करेगा, मतलब इनहिबिट नहीं करेगा, तो क्या होगा, जिसके कारण एटीपी को ये पकड़ के सीएमपी में कन्वर्ट कर देगा, जिसके कारण सीएमपी का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। एपिथेलियल सेल मतलब एयरवेज, जहाँ से हम लोग एयर लेते हैं, उस एयरवेज में, एपिथेलियल सेल में, जिसके कारण क्या होगा कि लॉस ऑफ फ्लूइड होगा, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा, म्यूकस का सिक्रीशन होगा। पर्ट्यूसिस, तो ये जो है बैक्टीरिया का जो है ये आप देख सकते हैं, बॉर्डेला पर्ट्यूसिस का डायग्राम देख सकते हैं, ये इसका फिम्ब्रे है, ठीक है। टाइप 2 टाइप 3 पर्ट्यूसिस टॉक्सिन, ये देखिए ये इस यहाँ से रिलीज कर रहा है किसको, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन को सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से और कौन सा टॉक्सिन को सिक्रीट करता है, ये डर्मोनेक्रोटिक टॉक्सिन को सिक्रीट करता है, ठीक है। उसके बाद ये पर्टेक्टिन यहाँ पे लगा हुआ होता है, यहाँ पे एसी टॉक्सिन लगा हुआ है यहाँ पे ये, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसका पाथवे पे चलते हैं कि पर्ट्यूसिस टॉक्सिन का पाथवे कैसे चलता है, मतलब जो चीज़ हमने यहाँ पे बताया है ना उसी को हम पाथवे में डील करेंगे। चलिए
तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ पर्ट्यूसिस देखते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ पर्ट्यूसिस क्या होता है, यानी पर्ट्यूसिस कैसे एक्चुअली में काम करता है। तो ये हो गया हमारा जो है सेल सरफेस, ठीक है, जहाँ पे ये जीपीसीआर नाम का रिसेप्टर है। जीपीसीआर रिसेप्टर में जब जो है पर्ट्यूसिस टॉक्सिन जो है नहीं है, तो ये जीपीसीआर पे अल्फा आई बीटा और गामा सब यूनिट लगा हुआ है, हेट्रोट्राइमर फॉर्म में है, और अल्फा से कौन लगा हुआ है, जीडीपी लगा हुआ है। तो यहाँ पे आई है, यानी कि कौन लगा हुआ है, इनहिबिटरी प्रोटीन लगा हुआ है। इनहिबिटरी कौन सा प्रोटीन, इनहिबिटरी जी प्रोटीन, ठीक है, या जी यहाँ पे जी प्रोटीन में अल्फा आई है, दैट इज इनहिबिटरी जी प्रोटीन है, जो कि जीडीपी से लगा हुआ है, ठीक है। तो जीडीपी से जब लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, जी आई अल्फा से ये जो है जी आई अल्फा से जीटीपी को यहाँ पे जो है लगाएगा, एंड जिसके कारण जब जी आई अल्फा जो है जीटीपी से बाउंड कर जाएगा तो क्या करेगा, ये एसी को इनएक्टिव कर देगा, यानी इनहिबिट कर देगा। जब एसी को ये इनहिबिट कर देगा तो क्या करेगा, यहाँ से एटीपी से सीएमपी का कन्वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। तो जब एटीपी से जब एसी का इनहिबिशन हो जाता है तो एटीपी से सीएमपी नहीं बनता है, और जब सीएमपी नहीं बनेगा तो पीके एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है, पीके एक्टिवेट नहीं होगा, मतलब सीएमपी का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जब सीएमपी नहीं रहेगा तो आगे पीके वगैरह सब जो भी सिग्नलिंग पाथवेज है वो एक्टिवेट नहीं होंगे। उसके बाद जब पर्ट्यूसिस टॉक्सिन प्रेजेंट होता है तब क्या होगा कि जब पर्ट्यूसिस टॉक्सिन प्रेजेंट होगा तो ये जीपीसीआर के साथ आकर के बाइंड करेगा, और जब जीपीसीआर के साथ ये आकर के बाइंड करेगा तो बाइंड करने के बाद ये क्या करता है कि इसको जिस फॉर्म में ये था, यहाँ पे जब पर्ट्यूसिस टॉक्सिन नहीं था तो जीडीपी को रिप्लेस कर दिया था किसने, जीटीपी ने, ठीक है। यहाँ पे जब पीटी टॉक्सिन नहीं था तो जीडीपी को किसने रिप्लेस कर दिया था, जीटीपी को, जिसके कारण ये क्या कर रहा था, इनहिबिटरी है। तो जी आई आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए, हमने बताया था जी अल्फा सब यूनिट में, तो जी अल्फा सब यूनिट में जी आई बताया था, इनहिबिटरी गाबा रिसेप्टर, ठीक है, याद आ रहा होगा, वो एसी को इनहिबिट करने का काम कर रहा था। तो जब पर्ट्यूसिस टॉक्सिन नहीं रहेगा तो ये जीडीपी यहाँ पे जो है इनहिबिटरी से जीटीपी आके बाउंड हो जाएगा। जैसे ही जीटीपी आके बाउंड होगा क्या करेगा, ये इनहिबिट कर दिया एसी को जब इनहिबिट कर दिया तो एटीपी सीएमपी में नहीं कन्वर्ट होगा, सीएमपी का लेवल कम हो जाएगा। और जैसे ही पर्ट्यूसिस टॉक्सिन आकर के जीपीसीआर से बाउंड करेगा तो वैसे ही ये इसी स्टेट में इसको लॉक कर देगा, यानी कि अल्फा इनहिबिटरी से जब जीडीपी लगा हुआ है तो इसी स्टेज में आकर के ये इसको लॉक कर दिया, ठीक है। जी आई अल्फा और जीडीपी जैसे ही बाउंड हुआ एडीपी राइबोसिलेशन देखने को मिला, और एडीपी यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, जो एडीपी राइबोसिलेशन होगा वो कहाँ पे होगा, सिस्टीन रेसिड्यू पे देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे इसी फॉर्म में जीडीपी बाउंड फॉर्म में ही इसको क्या करेगा, ये जो है लॉक कर देगा, इसी फॉर्म में लॉक कर देगा, कैसे, यहाँ पे एडीपी राइबोसिलेशन करा करके। तो एडीपी राइबोसिलेशन कहाँ पे होगा, सिस्टीन रेसिड्यू ऑफ जी अल्फा के, तो जी अल्फा के सिस्टीन रेसिड्यू पे देखने को मिलेगा, आप इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये लॉक्ड हो गया, लॉक्ड होने के बाद क्या कर गया, अब ये जीडीपी फॉर्म में ही लॉक्ड हो गया है, इनएक्टिव है। तो जब ये इनएक्टिव है तो ये जीटीपी से बाउंड नहीं करे, मतलब नहीं होगा तो क्या करेगा, ये एसी को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, ठीक है, एसी को इनहिबिट नहीं कर पाएगा तो एसी एक्टिव रहेगा, एसी एक्टिव रहेगा तो क्या करेगा, ये एटीपी को पकड़ के सीएमपी में कन्वर्ट कर देगा। तो अब क्या होगा, सीएमपी में कन्वर्ट करने के कारण क्या होगा, एसी का एक्टिविटी बढ़ जाएगा, सीएमपी का लेवल बढ़ जाएगा, और सीएमपी मीडिएटेड सिग्नलिंग जो भी देखने को मिलता है आगे, पीके एक्टिवेट होना, सीएफटीआर का एक्टिवेट होना, ये सब जो भी देखने को मिलता है वो सिग्नलिंग आगे चलता रहेगा। तो इससे पहले हम लोगों ने जो पाथवेज देखे, कौन से पाथवेज देखे, कोलेरा टॉक्सिन पाथवे देखे, यहाँ पे एडीपी राइबोसिलेशन कहाँ हो रहा है, आर्जिनिन रेसिड्यू में, जबकि जो है पर्ट्यूसिस टॉक्सिन में कहाँ पे हो रहा है, सिस्टीन रेसिड्यू पे, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट
टॉपिक पे, जो कि हमारा सिग्नलिंग है, दैट इज NO सिग्नलिंग, ठीक है, या NO सिग्नल, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नल। तो नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नल कहाँ पे देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है हमारा ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स में दो तरह के सेल्स होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स और एंडोथेलियल सेल, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे इसको विजुअलाइज किया है, इस तरीके से यहाँ पे विजुअलाइज किया है, ठीक है, और इसको थोड़ा बड़ा करा है, और यहाँ सेल पे देखते हैं, ये एंडोथेलियल सेल है, ये वाला सेल, ठीक है, और ये वाला जो है ये है स्मूथ मसल सेल। तो NO सिग्नलिंग हमारे ब्लड वेसल्स में कैसे देखने को चलता है वो देखते हैं। तो जब यहाँ पे एंडोथेलियल सेल है, एंडोथेलियल सेल में क्या होता है कि यहाँ पे GPCR है, यहाँ पे क्या है, GPCR है, और यहाँ पे G प्रोटीन लगा हुआ है। G प्रोटीन यानी कि अल्फा, बीटा एंड गामा सब यूनिट, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन जो है नाम का यहाँ पे लिगेंड होगा, यहाँ पे ACH क्या होगा, लिगेंड होगा, ठीक है। एसिटाइल कोलिन जो है लिगेंड होगा, ये लिगेंड GPCR से आके बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद G प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। G प्रोटीन को एक्टिवेट करने का मतलब क्या हुआ, GDP को हटा करके GTP लगा देना, किसमें, G अल्फा सब यूनिट में। तो G अल्फा सब यूनिट क्या बना लेगा, मोनोमर बना लेगा, और बीटा गामा क्या बना लेगा, डाइमर फॉर्म बना लेगा। तो अब जो GTP लग गया तो वो एक्टिवेट होगा, तो वो किसको एक्टिवेट करेगा, PLC को एक्टिवेट करेगा। PLC जब एक्टिवेट होता है तो क्या करता है, PIP2 को क्लीव करता है, किसमें, IP3 और डैग में, किसमें, IP3 एंड डैग में। तो डैग जो होता है डरपोक होता है, वो मेम्ब्रेन में छुपा हुआ रहेगा। IP3 क्या होता है, बहादुर होता है, वो ER में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ER में। ER का स्ट्रक्चर ऐसे करके हम लोगों ने बनाया था, ध्यान में होगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से चैनल था जो कि ओपन हो गया था, और CA आयन यहाँ से रिलीज हुआ था, राइट। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो यहाँ पे IP3 जो है वो क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटर करेगा। वहां पे जाने के बाद कैल्शियम चैनल को ओपन कराएगा। कैल्शियम चैनल को ओपन कराने के बाद क्या हुआ, कैल्शियम बाहर आ जाएगा। तो अब ये कैल्शियम जब बाहर आ जाएगा तो कैल्मोडिलिन वाला कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ लिया है, कल ही पढ़ा था हम लोगों ने। तो कैल्मोडिलिन के पास कितना बाइंडिंग डोमेन होता है, 4 बाइंडिंग डोमेन। कितना कैल्शियम बाइंड कर सकता है कैल्मोडिलिन से, 4 कैल्शियम बाइंड कर सकता है कैल्मोडिलिन से। तो यहाँ पे कैल्शियम आयन रिलीज हो चुका है, एंड ये जो कैल्शियम आयन है वो कैल्मोडिलिन को एक्टिव करेगा। कैसे, तो कैल्मोडिलिन का जो बाइंडिंग साइट था वो चारों के चारों बाइंडिंग साइट से कैल्शियम आयन जो है बाइंड कर जाएंगे। बाइंड करने के बाद कैल्मोडिलिन एक्टिव हो जाएगा। जब कैल्मोडिलिन एक्टिव हो जाएगा तो ये अपने टारगेट प्रोटीन पे जाएगा। NO सिंथेस को एक्टिव कराएगा। जब NO सिंथेस जो है एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, तो NO सिंथेस एंजाइम जब एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा कि आर्जिनिन और O2 जो है इसी NO सिंथेस एंजाइम के प्रेजेंस में, NOS एंजाइम के प्रेजेंस में, यानी कि NO सिंथेस एंजाइम के प्रेजेंस में NO एंड सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे NO बन चुका है, एंड ये NO इंटर करेगा कहाँ पे, स्मूथ मसल्स में। कहाँ पे, स्मूथ मसल्स में। तो ये स्मूथ मसल्स में जैसे ही इंटर करेगा तो क्या करेगा, ये GTP को CGMP में कन्वर्ट कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्वानाइल साइक्लेज। यानी कि AC हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे पढ़े क्या, GC। क्या पढ़े, GC। तो NO क्या करेगा, GTP को पकड़ के क्या करेगा, CGMP में कन्वर्ट कर देगा। किस एंजाइम के प्रेजेंस में, ग्वानाइल साइक्लेज एंजाइम, यानी कि GC एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, अब जब CGMP जो है एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या करेगा, ये PKG को एक्टिवेट करेगा। तो जब AC की बात कर रहे थे तो PKA नाम का एंजाइम था। जब GC की बात कर रहे हैं तो कौन सा एंजाइम है, यहाँ पे GMP किसको एक्टिवेट करेगा, PKG को एक्टिवेट करेगा। यानी कि फॉस्फोकाइनेज G नाम के एंजाइम को ये एक्टिवेट करेगा। तो ये जब एक्टिवेट होगा PKG तो क्या देखने को मिलेगा कि ब्लड वेसल्स का डायलेशन होगा, यानी कि मसल्स का रिलैक्सेशन
होगा। ठीक है, जब ये मसल्स का एक बार रिलैक्सेशन हो जाएगा देन क्या वापस से CGMP क्या करेगा, यहाँ पे CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम है। फॉस्फोडाइस्टरेज क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है किसको, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। तो ये क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। क्या करेगा, ब्रेक करेगा किसको, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो CGMP है उसको कन्वर्ट कर देगा 5' GMP में, मोनोफॉस्फेट में। ठीक है, तो ये चलता रहता है। एक बार हम इसे और चलते हैं, देखिए कोशिश कीजिए, समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये GPCR है। GPCR के पास जो लिगेंड है वो एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन आके बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद G प्रोटीन एक्टिव हुआ, यानी कि अल्फा बीटा गामा जो सब यूनिट था वो एक्टिव हुआ। एक्टिव होने के बाद जो है मोनोमर डाइमर फॉर्म बनाया है। मोनोमर यानी कि GDP को हटा के GTP लग गया। ठीक है, जब अल्फा सब यूनिट GTP से बाइंड हो गया, एक्टिव हो गया, वो PLC को एक्टिवेट कराएगा। ठीक है, PLC को एक्टिवेट करने के बाद PLC क्या करेगा, PIP2 को क्लीव करेगा IP3 और डैग में। तो डैग डरपोक होता है, वो मेम्ब्रेन में छुपा रहेगा। IP3 बहादुर है, ER में आ जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा, वहाँ पे कैल्शियम चैनल को ओपन कराएगा जिससे कैल्शियम चैनल सारे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल जब बाहर आ जाएगा कैल्मोडिलिन को एक्टिवेट करेगा। कैल्मोडिलिन के 4 बाइंडिंग साइट से बाइंड करेगा 4 कैल्शियम और इसको एक्टिवेट कर देगा, किसको, कैल्मोडिलिन को। जब कैल्मोडिलिन एक्टिव हो जाएगा तो ये दूसरे टारगेट प्रोटीन के एंजाइम को क्या करेगा, एक्टिव कराएगा। यानी यहाँ टारगेट क्या है, एनोसिंथेज। एनोसिंथेज एंजाइम को क्या करेगा, ये एक्टिव कराएगा। तो एनोसिंथेज एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है, आर्जिनिन और O2 होगा। आर्जिनिन और O2, क्योंकि हम जब हमारे ब्लड में क्या होता है, O2 प्रेजेंट होता है, तो O2 आर्जिनिन के साथ मिल करके NOS एंजाइम के प्रेजेंस में, यानी NO सिंथेज के प्रेजेंस में, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये NO और सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो NO है वो आ जाएगा स्मूथ मसल्स में। स्मूथ मसल्स में आने के बाद ये GTP को CGMP में कन्वर्ट कराएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्वानाइल साइक्लेज, GCA प्रेजेंस में। तो CGMP जब एक्टिवेट हो जाए, बन जाएगा और ये फिर एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये एक्टिव किसको कराएगा, PKG नाम के एंजाइम को, फॉस्फोकाइनेज G नाम के एंजाइम को, जिसके कारण मसल्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा या ब्लड वेसल्स का डायलेशन देखने को मिलेगा। अब जब ये रिलैक्सेशन हो चुका है, ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो चुका है, तो यहाँ पे अब इसका काम नहीं है, तो ये इसको क्या करेगा, वापस से 5' GMP में कन्वर्ट करा देगा। कौन करा देगा, PDE नाम का एंजाइम। कौन PDE, CGMP PDE नाम का एंजाइम। PDE क्या करता है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करके CGMP को कन्वर्ट करा देगा 5' GMP में। ठीक है, ये है NO सिग्नल, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नल। अब है GPCR विजन सिस्टम। ठीक है, GPCR विजन सिस्टम, राइट, GPCR विजन सिस्टम। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो देखते हैं, मतलब हमारे पास 2 आंखें हैं, खूबसूरत है ना, आप लोग के पास भी होगा, सबके पास होती है खूबसूरत आंखें। ठीक है, जिससे हम लोग देखने का काम करते हैं। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो विजन सिस्टम होता है उसमें GPCR एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो जो विजन होता है वो डिपेंड है GPCR पे डिपेंड है, यानी कि G प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे डिपेंड है, जो कि रेगुलेट करता है साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड आयन चैनल को। यहाँ पे 2 तरह का फॉस्फोरिसेप्टर होता है, बिना फॉस्फोरिसेप्टर के हम नहीं देख पाएंगे। तो कौन कौन से फॉस्फोरिसेप्टर होता है देखने के लिए, रॉड सेल एंड कॉर्न सेल होता है। तो रॉड सेल कब काम करता है, तो रॉड सेल जो है वो वेरी लो लाइट में काम करता है। तो रॉड सेल क्या करेगा, वेरी लो लाइट में काम करेगा, यानी रात के वक्त काम करता है। इसका यूज जो है नाइट विजन के लिए किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कम लाइट को एक्टिवेट करता है। रॉड जो है वो बहुत ही कम लाइट को एक्टिवेट करता है। ठीक है, जिसके कारण कलर विजन देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग रात में जो है ग्रे स्केल पे चीज़ों को देख पाते हैं। जो कोन होता है वो रिक्वायर होता है जब ज़्यादा लाइट के एक्टिवेशन के लिए, यानी कि दिन के समय के लिए यूज होता है, टू यूज द मल्टीपल कलर। दिन के समय हम हर चीज़ को देख सकते हैं, बट रात के समय हम ग्रे स्केल पे चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो 3 तरह का कोन होता है ब्लू, ग्रीन एंड रेड, राइट। रोडोप्सिन क्या होता है, रोडोप्सिन के पास 2 तरह का प्रोटीन होता है। रोडोप्सिन के पास 2 तरह का
प्रोटीन होता है, एक होता है 11 सिस रेटिनल प्रोटीन और दूसरा होता है ऑप्सिन प्रोटीन। ठीक है, रोडोप्सिन के पास दो तरह का प्रोटीन होता है, एक होता है ऑप्सिन प्रोटीन, ठीक है, ठीक है, एक होता है मतलब 11 सिस रेटिनल और दूसरा होता है ऑप्सिन प्रोटीन। इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है रॉड प्लस ऑप्सिन, रोडोप्सिन। रॉड क्या हो गया, 11 सिस रेटिनल। तो ये इस तरह से रोडोप्सिन जो है रॉड प्लस ऑप्सिन नाम के प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, रोडोप्सिन कहते हैं। जो रोडोप्सिन होता है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होता है रॉड सेल में। तो रोडोप्सिन क्या है कि एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, रॉड सेल में प्रेजेंट होता है। रोडोप्सिन क्या करता है, रोडोप्सिन का फंक्शन क्या है, ये लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है। रोडोप्सिन जो है वो पिगमेंट है जो कि लाइट को रिसीव करता है, यानी इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर यानी लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट को क्रोमेटोफोर कहा जाता है। ठीक है, इसके पास 11 सिस रेटिनल है और ऑप्सिन नाम का प्रोटीन है जो एक दूसरे से कोवेलेंटली बॉन्ड होता है, कोवेलेंटली एक दूसरे को अटैच रखता है। यानी कि 11 सिस रेटिनल और ऑप्सिन प्रोटीन को बाइंड करने के लिए एक बॉन्ड की जरूरत है एंड दैट बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड, सो दैट्स व्हाई 11 सिस रेटिनल इज कोवेलेंटली बॉन्ड टू द ऑप्सिन प्रोटीन। ठीक है, तो जो ऑप्सिन है वो एक प्रोटीन है जो कि रोडोप्सिन का कंपोनेंट है एंड जो रोडोप्सिन होता है वो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है। याद कीजिए सेल बायो में हमने रोडोप्सिन बैक्टीरिया रोडोप्सिन आप लोग को पढ़ाया है। ठीक है, वो जीपीसीआर की तरह ये भी 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन का होता है, राइट। अब आते हैं दूसरा ट्रांसड्यूसिन। तो ट्रांसड्यूसिन क्या होता है, ये भी हेटेरोट्रामेरिक प्रोटीन है जो कि जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है और ये बाइंड करता है या तो जीडीपी से भी या फिर जीटीपी से भी। ठीक है, ट्रांसड्यूसिन क्या है, हेटेरोट्रामेरिक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि ये या जीडीपी से भी बाइंड कर सकता है या फिर जीटीपी से भी बाइंड कर सकता है। अब यहाँ पे एक तीसरा जो है एंजाइम आता है दैट इज CGMP फॉस्फोडाइस्ट्रेस PDE एंजाइम। अभी हम लोगों ने देखा कि ये क्या कर रहा था, CGMP को किस में कन्वर्ट कर रहा था, 5 प्राइम GMP में कन्वर्ट कर रहा था ये PD एंजाइम। तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है GMP को 5 प्राइम GMP में, मतलब साइक्लिक GMP को किसमें, 5 प्राइम GMP में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से हमारा जो विजन सिस्टम है वो करता है। हम लोग इसका वो भी डिटेल में भी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो विजन सिस्टम किस पे काम करता है, GPCR पाथवे पे काम करता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे काम करता है जो कि साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड आयन चैनल को रेगुलेट करता है। 2 तरह के फोटो रिसेप्टर होते हैं देखने के लिए हमें खूबसूरत आंखों से। जो कौन कौन से फोटो रिसेप्टर होते हैं, फोटो रिसेप्टर का मतलब क्या हुआ, फोटो का मतलब लाइट, रिसेप्टर का मतलब रिसीव करने वाला, यानी लाइट को रिसीव करने वाले को फोटो रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट है जो कि फोटो रिसेप्टर है, एक रॉड सेल और दूसरा कर्न सेल। तो रॉड सेल क्या होता है, वो बहुत ही लो लेवल पे, लो लाइट पे काम करता है, रात के समय इसका ये काम करता है जो कि बहुत ही कम लाइट को ये रिसीव करता है और रात के समय हम लोग ग्रे स्केल पे चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, अब रात के समय कोई जो है कुर्सी पे रखा व्हाइट शर्ट को भूत समझ लेता है तो वो अलग बात है। ठीक है, तो कौन सेल क्या है, कौन सेल जो है वो ज़्यादा लाइट में वो एक्टिवेट होता है, यानी कौन सेल दिन के समय एक्टिव होता है जो कि मल्टीपल कलर हम लोग देखते हैं दिन के समय। ठीक है, 3 तरह के कौन्स होते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। रोडोप्सिन क्या है, रोडोप्सिन जो है एक प्रोटीन है जो कि रॉड प्लस ऑप्सिन से मिलके बना हुआ है और जिसके पास 11 सिस रेटिनल प्रोटीन प्रेजेंट होता है और ऑप्सिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एक दूसरे से ये आपस में कोवेलेंटली जो है बॉन्डिंग बनाता है और रोडोप्सिन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि रॉड सेल में प्रेजेंट होता है। रोडोप्सिन लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है जिसको क्रोमेटोफोर कहते हैं। ठीक है, और जो है ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन इसके पास होता है। ट्रांसड्यूसिन हेटेरोट्रामेरिक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि ये जीटीपी से या जीटीपी से दोनों से बाइंड कर सकता है। CGMP फॉस्फोडाइस्ट्रेज क्या है, ये
क्या करता है, साइक्लिक जीएमपी को कन्वर्ट कर देता है 5 प्राइम जीएमपी में। ठीक है, ये हो गया जीपीसीआर इन विजन सिस्टम। अब कैसे काम करता है, थोड़ा सा हम लोग सिग्नलिंग में चलते हैं। लाइट के प्रेजेंस में यानी कि डे टाइम में ये क्या होता है, तो यहाँ से चीजें हम समझते हैं। रोडोप्सिन है जिसके पास ऑप्सिन नाम का प्रोटीन है, 11 सिस रेटिनल है जो कि क्रोमेटोफोर है, सॉरी ये क्रोमेटोफोर है जो कि लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट कौन है, 11 सिस रेटिनल, ये क्रोमेटोफोर है। जब इसमें लाइट पड़ेगा, ठीक है, जब इसमें क्या पड़ेगा, लाइट पड़ेगा, तो जब लाइट पड़ेगा तो ये 11 सिस रेटिनल कन्वर्ट हो जाएगा 11 ट्रांस रेटिनल में। ठीक है, 11 सिस रेटिनल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 11 ट्रांस रेटिनल में। उसके बाद ये 11 ट्रांस रेटिनल में जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा लाइट के प्रेजेंस में, वैसे ही ये एक्टिवेट कर देगा ट्रांसड्यूसिन को। ट्रांसड्यूसिन जब एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज नाम के एंजाइम को कन्वर्ट कर दे, एक्टिव कर देगा। जैसे ही ये CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज नाम के एंजाइम को एक्टिव करेगा तो क्या करेगा, ये सभी को पकड़ के CGMP को पकड़ के 5 प्राइम GMP में कन्वर्ट करा देगा, जिसके कारण यहाँ पे जो है हाइपर पोलराइजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे -71 वोल्ट आपको मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखने को मिलेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, सोडियम चैनल जो हो जाएगा वो बंद हो जाता है। तो सोडियम चैनल बंद हो जाएगा, सोडियम चैनल बंद हो जाएगा तो CGMP जो है वो जो है नहीं आ पाएगा और जितना भी है उसको पकड़ के GMP में कन्वर्ट कर देगा, जिसके कारण क्या होगा कि सिनेप्टिक ट्रांसमीटर जो रिलीज हो रहा था उसमें डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, सिनेप्टिक ट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए जब लाइट पड़ा तो रोडोप्सिन जो है जब जैसे ही लाइट पड़ेगा तो रोडोप्सिन का जो 11 सिस रेटिनल क्रोमेटोफोर है, लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट है, वो कन्वर्ट हो जाएगा 11 ट्रांस रेटिनल में, जिससे कि क्या होगा, ट्रांसड्यूसिन एक्टिव होगा। ट्रांसड्यूसिन एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, CGMP को फॉस्फोडाइस्टरेज एक्टिव करेगा, ये पकड़ के क्या करेगा, CGMP को 5 प्राइम GMP में कन्वर्ट कर देगा, जिसके यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो -71 वोल्ट होगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या करेगा कि जो सोडियम चैनल है वो यहाँ पे क्लोज करा देगा, बंद करा देगा। ठीक है, और रिजल्टिंग क्या देखने को मिलेगा कि सिनेप्टिक ट्रांसमीटर का जो रिलीज हो रहा था वो डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है फोटो ट्रांसडक्शन देखने को मिलता है रॉड सेल में इन द GPCR पाथवे। तो हम लोग जो है डे टाइम में, ये तो हम लोगों ने देखा कब, डे टाइम में। अब हम लोग दोनों के में कंपैरिजन करेंगे कि डे टाइम और रात में क्या क्या होता है। तो चलिए दिन के समय सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही देखे हैं। दिन के समय रोडोप्सिन के पास जो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट होता है 11 सिस रेटिनल, जो क्रोमोफोर या क्रोमेटोफोर कहते हैं। ठीक है, तो जब जैसे ही यहाँ पे लाइट पड़ता है, जैसे ही यहाँ पे लाइट पड़ता है तो वैसे ही 11 सिस रेटिनल किस में कन्वर्ट हो जाता है, 11 ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक्टिवेट कर देता है किसको, ट्रांसड्यूसिन को। और ट्रांसड्यूसिन किसको एक्टिवेट कर देता है, CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज को। CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज के एक्टिव होने के कारण हाइपर पोलराइजेशन देखने को मिलता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल -71 वोल्ट हो गया, जिसके कारण सोडियम चैनल जो है वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, और सिनेप्टिक ट्रांसमीटर जो है जो रिलीज हो रहा था सिनेप्टिक ट्रांसमीटर वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, रात के समय क्या देखने को मिलता है, जो रोडोप्सिन है उसमें जो 11 सिस रेटिनल फॉर्म है वो 11 सिस रेटिनल फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है, क्योंकि लाइट नहीं पड़ता है। तो लाइट नहीं पड़ने के कारण ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है एंड ये ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, एब्सेंस ऑफ लाइट में, यानी कि रात के समय 11 सिस रेटिनल इसी फॉर्म में रहता है, और इसी फॉर्म में रहने के बाद जो है ये यहाँ पे ट्रांसड्यूसिन को एक्टिव नहीं कर पाता है, तो जब ट्रांसड्यूसिन खुद ही एक्टिव नहीं है तो ये इसको एक्टिव करेगा क्या, नहीं करेगा, इसको भी एक्टिव नहीं करेगा। और जब इसको एक्टिव नहीं करेगा तो डीपोलराइजेशन स्टेट देखने को मिलता है। डीपोलराइजेशन में +45 वोल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखने को मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा
जिसके कारण क्या होगा कि जो सिनेप्टिक ट्रांसमीटर का जो रिलीज सिनेप्टिक ट्रांसमीटर जो है ज़्यादा अमाउंट में यानी कि उसका रिलीज होना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, रात के समय में लाइट नहीं प्रेजेंस होने के कारण सिस फॉर्म जो है ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो ये एक्टिव ट्रांसड्यूसिन को एक्टिव नहीं करा, ट्रांसड्यूसिन को एक्टिव नहीं करा तो सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज एक्टिव नहीं हुआ। सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज जब एक्टिव नहीं हुआ तो ये किसका डिपोलराइजेशन कराया। ठीक है, डिपोलराइजेशन कराने के कारण क्या हुआ कि सोडियम चैनल ओपन हो गया। अब सोडियम चैनल ओपन हो गया तो जो सिनेप्टिक ट्रांसमीटर था उसका रिलीज होने लगा और सिनेप्टिक ट्रांसमीटर का रिलीज इंक्रीज हो गया। तो ये हम लोगों ने आज कौन कौन से पाथवे को डील करा है, ठीक है, एक बार हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया आज, कोलेरा टॉक्सिन पाथवे पढ़ लिया, पर्ट्यूसिस पाथवे पढ़ लिया, ठीक है, विजन सिस्टम पाथवे पढ़ लिया जिसमें ट्रांसड्यूसिंग रोल प्ले कर रहा था, और एनो सिग्नलिंग पढ़ लिया। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डील कर लिया है। तो बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग को कहीं डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, संडे को डाउट पूछ सकते हैं, राइट, संडे को आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। और आप लोग के लिए जो टेलीग्राम चैनल बनाया गया है विद्या इंस्टीट्यूट फैमिली करके चैनल बनाया गया है, जिसपे आप अपना डाउट जो है वो क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। जो भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछिए, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, बाकी जो क्लास की शेड्यूलिंग होती है, मतलब क्लास कौन सा क्लास आएगा या कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है, वो वीडियो जो है जैसे ही यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड होता है वैसे ही वो वहाँ पे भी भेज दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे। उस टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्या इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आप इस चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यानी विद्या इंस्टीट्यूट फैमिली और विद्या इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको हर तरह के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और यदि आपको कोई डाउट पूछना है तो इस नंबर पे आप संडे को डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे संडे को आप डाउट पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, और उम्मीद करती हूँ आप रिवीजन कर रहे होंगे और करते होंगे, जिससे आपको आगे परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस भी अपलोड होंगे अब। ठीक है।